हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ वो हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र, ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 2018 तक जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022 तक वो हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी रहेगी ये HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम टॉप MCQ से हम शुरुआत करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो इतिहास है, इतिहास के आरंभिक काल को जो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? अगर बात करें इसमें हम आंसर की तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा पूरा पाषाण काल, ये हमारा आंसर सही है। इतिहास के जो आरंभिक काल है उससे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी हमारी की यहाँ से, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो हम बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पाषाण युगीन को 3 युग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा भीमबेटका की गुफा, जो भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा HSSC CAT एग्जाम के लिए। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये CAT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इस क्लास को मिस मत करना। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल है। इस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, पूरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल जो कोड उपकरण, अस्तु कुठार खंडक विदारेणी, मध्य पाषाण काल फलक उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणीय खुरसनी उपकरण मिले हैं। कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर
पुरान पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग है। कौन कौन से है हमारे? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। बात करें इसमें जो उपकरण मिले हैं पूरा पाषाण काल में, वो मिले हैं विदारिणी और हस्तकुठार। मध्य पाषाण में फलक उपकरण मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरसनी जो मिली है, ये औजार यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियमी सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। बात करें इस क्वेश्चन की हम आंसर की, तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। इसका जो आंसर राइट ए ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन के कारण जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हमने डिस्कशन किया था अभी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक नगर नियोजन को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी एक विशेषता थी, ये एक नगर नियोजन थी। नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है एक योजना, एक प्लानिंग के अनुसार बसाए जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो हम कहेंगे जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कि हड़प्पा सबसे पहले स्थान खोजा गया था, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? कि हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के खंडर है वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि इसमें सही है ये ऑप्शन हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। इसलिए इसमें हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और झेलम, सतलुज और व्यास किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। रावी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किन स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? किस में से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा रहेगा जी? ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किसके नदी के किनारे था? रावी नदी के। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष है, जो इसके अवशेष है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा जिला है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे।
कि प्रत्येक घर में एक कुआं और सनाना घर होता था। पानी के लिए नलियों की है व्यवस्था थी, नालियों की पूरी तरह से व्यवस्था थी, घरों में शौचालय बने हुए थे। ये एक मोहनजोदड़ो की बात बताई जा रही है कि मोहनजोदड़ो में अनाना घर और सनाना घर भी मिले हैं। इसके साथ साथ वहाँ पानी की नालियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो लिपि अज्ञात थी, ना तो तमिल थी, ना खरोष्ठी थी, ना ब्राह्मी। जो इसमें आंसर है हमारी अज्ञात लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु लिपि में लगभग कितने मूल चिन्ह थे? 64 मूल चिन्ह मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? वो थे 64। 250 से 400 तक अक्षर हैं जो शैलखड़ी के आयताकार मोहरों 250 से 400 अक्षर के से शैलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियाओं आदि पर मिलती हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी और इसे के अभी तक पढ़ा भी नहीं गया, इसलिए क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन का जितने भी हम क्वेश्चन करें उनका डिटेल से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे पुराने साथी हैं इस क्लास को शेयर जरूर करें। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधु भाषा में सिंधी जो भाषा थी उसमें अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बनर्जी के द्वारा। कब की गई थी? 1922 में। ये प्राथमिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धान्य घर है। अना घर और सनाना घर है। जो धान्य घर है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का जो धान्य घर है वो कितना मीटर लंबा था? 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि एक सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के लिए विशाल स्नान घर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 थी। अन्ना घर और स्नाना घर मिले हैं। जो एक अन्ना घर को क्या कहेंगे? धान्य घर, जो सबसे बड़ा भवन था, स्थान भी था। मीटर था। पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी पेपर सीएटी के लिए। विशाल स्नाना घर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा क्या हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के एक महत्वपूर्ण रचना जो थी वो निम्नलिखित में से कौन सी थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका है। सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो रचना थी वो रचना नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी? ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बात करें देवी माता की पूजा जो संबंधी थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। हमारा इसका जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं इसके विस्तार से अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन का।
देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त मृत्यु देवी की जो 99 मूर्तियों ने इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह के रूप से भी जाना जाता है? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन ए है हमारा कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है एक बंदरगाह के रूप से भी जाना जाता है, ये इसमें ऑप्शन बी जो है लोथल, ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के। लोथल है जो भोगा नदी के किनारे है। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के द्वारा खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है पक्की ईंटों का बना है। विशाल आकार 214 मल्टीप्लाई 36 मीटर का एक घेरा मिला है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी भी बताया है। लोथल है ये जहाज़ों की गोदी के रूप से भी जाना जाता है। लोथल एक पतन नगर है जो 2 भिन्न भिन्न टीले भी नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी, वो एक कौन सा नगर है? लोथल नगर है। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? कि निम्न में से किस सभ्यता में एक जहाजी जो माल घाट था लोथल नामक स्थान में? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह एक शहर माना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हमारा CAT एग्जाम के लिए भी CAT HSSC के द्वारा जो CAT पेपर लिया जा रहा है, इसके लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जो है NTA जो इसका जो पेपर लेने वाली है, तो ये पेपर हमारा लगभग जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से बनेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्लास कैसे रही। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ऑप्शन बी है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में से कालीबंगा निम्नलिखित से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? चट्टान कटौती की वास्तुकला से, या बंदरगाह, या कपास की खेती से, या मिट्टी के पात्र से? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के रूप से कालीबंगा जाना जाता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जो कालीबंगा है वो एक मिट्टी के पात्र के रूप से भी जाना जाता है। कालीबंगा सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान कालीबंगा से मिट्टी के पात्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी? इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिंधु अर्थव्यवस्था का जो ताकत थी वो थी एक व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक व्यापारिक सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी। यह व्यापार प्रधान थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था? व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कि कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली? कौन सा आंसर हमारा इसमें करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। अगर बात करें इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोहा है वो नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली? लोहा है वो नहीं मिला। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सोतुगही सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। जो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महात्मा बुद्ध। क्या रहेगा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कशन करेंगे। इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेशन में भी जरूर बताना कि क्लास कैसी रही। जो हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू है वो हम अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध से जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के लिए वो हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम जो बुद्ध का जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मूर्ति, ऑप्शन सी है पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी है बौद्ध मठ। इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? तो ये इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है। तो इसमें अगर बात करें आंसर की हम, तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ है। ये क्या बताता है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ये अशोक मौर्य के द्वारा जो रुमनदेही स्तंभ है ये उसके जन्म स्थान के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और हम इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेन भी करेंगे विद डिटेल। बात करें अशोक के रुमनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां किसने? महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि पत्थर की जो है महात्मा बुद्ध का जो है जो स्तंभ है, जो कौन सा स्तंभ है जो ये बताता है अशोक का एक लघु स्तंभ है रुमनदेही स्तंभ। ये बताते हैं कि पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और वहां भगवान बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है महात्मा बुद्ध के जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? वो गांव है लुम्बिनी गांव में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा सीएटी एग्जाम के लिए। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो क्लास हमारी है स्पेशल सीएटी एग्जाम के लिए हमारी क्लास रहेगी। तो जो भी साथी है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा इसका जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहेगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। बात करें महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कौन से गांव में जन्म हुआ था? तो वो गांव था लुम्बिनी गांव में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा स्तंभ है वो बताया जाता है जन्म के बारे में? वो कौन सा स्तंभ है? वो है अशोक मौर्य के द्वारा जो स्तंभ है रुमनदेही जो स्तंभ है ये अशोक के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन जो इसके
जो इस क्वेश्चन का हमारा है जो विद एक्सप्लेन भी हम इनके साथ साथ करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। वो थे शाक्य वंश से। इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था? लुम्बिनी के शाक्य मुखिया सुयोधन के यहाँ हुआ था। जन्म कब हुआ? लुम्बिनी गांव में। और किसके घर हुआ था? वो था सुयोधन के घर हुआ था। कौन सा वंश था? शाक्य वंश से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो कौन सा हमारा इसमें आंसर सही रहेगा? अगर बात करें इस क्वेश्चन के जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी वो हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई है वो राजगृह में हुई थी। किसके टाइम हुई थी ये भी हम अध्ययन करते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किस सम्राट के द्वारा करवाया गया था? तो अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। वो सम्राट थे उस समय अजात शत्रु। राजगृह की शपथपर्णी गुफा में किया गया था। कौन सी गुफा थी? वो थी गुफा शपथपर्णी गुफा। कौन सी जगह? राजगृह में। किस सम्राट के द्वारा? अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध परिषद है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। किस तरह कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था किस सम्राट के समय हुआ था? तो हमारा आंसर आएगा जी अजातशत्रु। किस जगह हुआ था? वो थी राजगृह। कौन सी गुफा थी? वो थी शपथपर्णी गुफा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी महाकश्यप के द्वारा। हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन है वो हमारे एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन हम विद डिटेल हम कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी CAT जो एग्ज़ाम है जो जून माह में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसकी बात अगर बात करें पांचवी बौद्ध परिषद का हुआ था वो हुआ था राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था किसके समय किया गया था? राजा कौन थे? वो थे मिंडन। किस समय किया गया था? 1871 में। आधुनिक क्या कहते हैं मांडले को? म्यांमार कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जगरा भी वामसा, निराधाम भी दाजा और सुमंगल सामी के द्वारा की गई थी। जबकि आज के समय कनौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के समय। बात करें तीसरी किसके समय हुई थी? वो हुई थी अशोक के समय। और बात करें जो पांचवी बौद्ध परिषद हुई है वो हुई थी राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में हुई थी। इसीलिए हमारा उसमें आंसर हमारा नहीं था, क्योंकि जो की गई थी वो राजा मिंडन के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बुद्ध का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध का अर्थ क्या है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा इसका आंसर ऑप्शन ए, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति है वो बुद्ध का अर्थ है। 6 वर्षों की साधना के बाद महात्मा बुद्ध को है कितने वर्ष के बाद है उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कौन सा हमारा आंसर सही रहे? सही नहीं, तो इसका क्या है? 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में कितनी वर्ष थी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष। कितने वर्षों तक उन्होंने जो तपस्या की थी वो की थी 6 वर्ष। किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा की रात को एक वृक्ष है पीपल के वृक्ष के नीचे
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या नाम था, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर आएगा जी सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध पहले किस नाम से जाने जाते हैं, तो सिद्धार्थ नाम से जाने जाते हैं। इनको कितनी वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हमारा आंसर आएगा 35 वर्ष। जो तपस्या की गई थी इनकी, वो की गई थी 6 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, किस वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे जी पीपल के वृक्ष के नीचे। जो बुद्ध के बाद जो सिद्धार्थ है, जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति। एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 6 क्वेश्चन वो हम क्लियर कर रहे हैं विद एक्सप्लेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। जो बौद्ध साहित्य है उसकी हमें पहचान करनी है, तो कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। बौद्ध साहित्य है वो क्या है, त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य की पहचान करवाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग क्या है, तो हम कहेंगे जी त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक उपनिषद आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। क्या बताया जा रहा है यहाँ कि जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ये किससे बौद्ध धर्म साहित्य से संबंध है। किससे संबंध है, बौद्ध धर्म साहित्य के अंग कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म साहित्य से संबंधित है। जबकि उपनिषद एवं जो आरण्यक है वो वैदिक ब्राह्मण धर्म से अंग है, वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CAT एग्जाम के लिए कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे, तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। बात करें इस क्वेश्चन के जो आंसर की, वो है ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म ने जो 2 वर्ग थे उन्होंने बहुत ही प्रभाव छोड़ा था, वो थी स्त्रियां और शूद्र। ऐसा क्या था जो इन 2 वर्गों ने महात्मा जो है बौद्ध धर्म वो छोड़ा था, कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और जो शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था। उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और वैधायन का बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। अगर बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया था। इससे जो संबंधित और भी हमें क्वेश्चन बन सकते हो हम अध्ययन करेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश किस जगह दिया था, वो दिया था सारनाथ। सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया था कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। जो बौद्ध ने जो उपदेश दिए थे किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो कौन सी भाषा होगी, पाली भाषा। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा। और जो बौद्ध ग्रंथों में जो परिवर्तन हुआ था, जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसमें बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। कौन सी जगह दिया था उपदेश, वो दिया था, वो हमारी जगह थी सारनाथ। सारनाथ ऋषिपतन में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। कि बौद्ध है निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है। कौन सा हमारा आंसर है वो सही रहेगा। क्या दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो सकता है। क्या ए और बी, सी था डी, कौन सा सही है। क्या ऑप्शन बी हमारा सही है, बी और सी। क्या ऑप्शन सी हमारा सही है, ए बी था सी, या डी ऑप्शन है बी सी था डी। कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी में जो सही आंसर आया है। दुनिया किससे भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सही बात है। अपनी इच्छाओं पर अगर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये बौद्ध धर्म में जो है विश्वास रखते थे। अगर ये है इन पर अगर कुछ है, अगर विश्वास करे तो दुनिया दुखों से भरी है, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी बात सही थी। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इसलिए हमारे ए और बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सबसे पहले जो सिक्के हैं किस टाइम प्रकट हुए थे। तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन ए है हड़प्पा काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है बुद्ध काल से, ऑप्शन डी है हमारा मौर्य के काल से। अगर बात करें धातु से बने सबसे पहले जो सिक्के प्रकट हुए थे वो हुए थे बुद्ध के काल से। बुद्ध के काल से ही धातु के बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। भारत की प्राचीनतम धातु के सिक्कों का जो 5वीं था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं। भारत के जो प्राचीनतम जो धातु के सिक्के कौन सी शताब्दी से, 5वीं और 6वीं शताब्दी से। किसके टाइम से, बुद्ध काल के टाइम से। पंचमारक और आयत सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, जो महात्मा बुद्ध के समय है 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो सिक्के बनते थे उनको पंचमारक और हायत है वो भी कहा जाता था। अधिकांश चांदी के हैं परंतु कुछ तांबे के भी सिक्के होते थे। इन्हें हाथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मार के विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता, आहत कहा जाता था। ऐसे सिक्के हैं समुचे देश में, तक्षशिला में मगध और मैसूर तक मिले हैं। मगध और मैसूर तक भी ऐसे सिक्के हैं जो मिले हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, कौन सी भाषा थी। तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। क्या प्राकृतिक भाषा थी, या पाली भाषा थी, या संस्कृत पाठ था, या चित्रलेख्य पाठक ही थी। तो बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। पाली भाषा में है बौद्ध ग्रंथों की रचना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। आरंभिक की बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ऐसा कौन सा है जो भारत में उत्पन्न और सबसे बाद में होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था। अगर बात करें इसमें हमारे सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जो है वामसा पाकिस्तानी जो है ये हमारा बौद्ध भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था, वो था वामसात पाकिस्तानी बौद्ध ग्रंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। बात करें अगर इसमें हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, वह है जन्म की घटना के साथ। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, किससे है? कमल व सांड का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे जी बुद्ध के जन्म से। किसके? बुद्ध के जन्म से। अगर पूछा जाए बुद्ध के जन्म से कौन से चिन्ह हैं, किससे संबंध है, तो वह है कमल और सांड से। गृह है किस, गृह त्याग है वो किससे का है संबंध है? घोड़ा से। ज्ञान है वो महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो हम कहेंगे जी किसके नीचे प्राप्त हुआ था, तो पीपल वृक्ष था। और जो स्तूप है वो किससे है? मिट्टी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें अगर बात करें हम आंसर की, तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध है धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे, तो इसमें हमारा अब आंसर आएगा त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? त्रिरत्न। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। 17 क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा है वो किसका कष्टों का कारण है? सब कष्टों का कारण है। इसका प्रसार करने वाला कौन सा धर्म था? कि इच्छा है, इच्छा वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाले सबसे पहले अगर कौन से धर्म से संबंध था, वो था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। इच्छा अर्थात क्या कहते हैं इच्छा को? तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। कौन, कितने आर्य सत्य थे? 4। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन हमारी कि बौद्ध के पवित्र अवस्थल क्या है? निर्मित गुंडाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा स्तूप। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक है बुद्ध के समकालीन थे? अगर बात करें इसमें हमारा है वो अजातशत्रु भी बौद्ध के समकालीन थे, उदयन भी थे बुद्ध के समकालीन थे, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर सही नहीं रहेगा। अगर बात करें एक्सप्लेन की, तो इस आंसर की कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, वत्सराज उदयन थे, जबकि महापद्मन बुद्ध के समकालीन शासक नहीं थे। तो इसमें क्या आएगा? तो बुद्ध के समकालीन जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की मृत्यु है किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 में। किस जगह हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। जब मृत्यु होती है तो किस वर्ष होती है? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? अगर बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, अब बोध गया,
और कुशीनगर। ये तो क्वेश्चन हमारे हम काट सकते हैं डायरेक्ट कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ सकता है कि बोध गया हमने पढ़ा था, कुशीनगर भी हमने अध्ययन किया था, सारनाथ भी हमने अध्ययन किया था। तो जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था, वो हम अध्ययन कर चुके थे कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो हुआ है 563 ईसा पूर्व में, जबकि जन्म कब होता है कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था 563 में, और मृत्यु होती हो 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बोध गया में वैशाल पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध को किस रात प्राप्त हुआ था ज्ञान, वो पूर्णिमा की रात। काशी के ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था कि महात्मा बुद्ध ने जो है इनको किस जगह है प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इस उपदेश के द्वारा उनको क्या है कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में इनका निधन हुआ जबकि 572 वर्ष की आयु में राजगिरह सिद्धार्थ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस में एक क्षेत्रीय विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा, इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि महावीर कौन थे। महावीर कौन थे, तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा, इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 24वें तीर्थंकर महावीर न थे। इस सेशन में महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने एमसीक्यू हमने अध्ययन किया है। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। पहला हमारा क्वेश्चन है महावीर कौन थे, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो थे महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर है 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अब तक 24 जो तीर्थंकर हुए हैं इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो तीर्थंकर माने गए महावीर स्वामी। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते महावीर स्वामी। 23वें जो तीर्थंकर कौन सब थे, पार्श्वनाथ थे। सबसे पहला जो थे वो थे ऋषिबद्ध देव। ऋषिबद्ध देव है पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, और जो 24वें है महावीर स्वामी, 23वें है वो पार्श्वनाथ है वो माने गए हैं। आज का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो इसका कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी है भारत में जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी है ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के। 24वें नंबर के जो वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म का माने जाते हैं, जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी। भारत में जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव या आदिनाथ।
ऋषभ देव का दूसरा नाम किस नाम से जाने जाते हैं? आदिनाथ। जो कौन थे? भारत में जैन धर्म के जो प्रथम हैं वो तीर्थकर माने जाते हैं आदिनाथ, या इन्हीं का ही नाम है ऋषभ देव। 24वें माने जाते हैं वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका प्रथम उल्लेख जो ऋषभ देव है या आदिनाथ का प्रथम उल्लेख है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। और 22वें तीर्थकर कौन है? वो मिलते हैं, कौन मिलता है? 22वें तीर्थकर कौन थे? वो 22वें तीर्थकर है अरिस्टोनेमी है के साथ मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म के पहले तीर्थकर किसे माना जाता है? तो क्या आएगा हमारा आंसर जी? इसमें जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर आएगा कि जो जैन धर्म के पहले जो संस्थापक है ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव है वो जैन धर्म के 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी माने जाते। 24 नंबर के महावीर स्वामी, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और पहला जो माना जाता है जैन धर्म के वो ऋषभ देव। जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि जो महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। पावा में महावीर स्वामी ने जो परिनिर्वाण है वो प्राप्त किया था। पावा जगह है, उस जगह पे महावीर स्वामी ने परिनिर्वाण है वो प्राप्त किया था। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम अध्ययन करते हैं कि वर्तमान महावीर ने मल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कौन सा महाजनपद है? मल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? पावा। पावा या पावापुरी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हम कहेंगे मल। इसमें किसका निर्माण है, परिनिर्माण हुआ था? महावीर स्वामी को। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी है किस जिले में है? तो हम कहेंगे जी बिहार राज्य में। और कौन सा जिला है? नालंदा जिला है। उसमें किसने निर्माण प्राप्त किया था? वो किया था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या आंसर हमारा आंसर सही रहेगा? क्या ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी आर्य सूत्र, ऑप्शन डी अंग। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेद हमारे प्राचीन वेद हुए हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत कितने अंग थे? 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकरण थे, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि प्राचीन भारत के वह प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? क्या ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अशोक। तो अगर बात करें इसमें हमारे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वे थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से संबंधित और भी क्वेश्चन है वो हम अध्ययन करेंगे विद डिटेल। क्या उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे यहाँ से? बात करें इनसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साधु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर
दीक्षा ली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से जैन धर्म की दीक्षा लेकर जो है ये धर्म में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो उन्होंने ली थी भद्रभाऊ से। किनके द्वारा ली गई थी शिक्षा? भद्रभाऊ के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्यागा था। कि अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाले प्राचीन भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन साधु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास किया और अपना शरीर त्याग दिया। और ये इन्होंने जैन धर्म को अपनाने वाले अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिणी जो भारत था उसमें जो प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है वो कहाँ है? रामेश्वरम में, या कांची में, या मदुरई में, या श्रवण बेलगोला में। तो इसमें जो अगर बात करें हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, श्रवण बेलगोला में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित था। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 से पहले हम इनकी जो एक्सप्लेन से हम अध्ययन करेंगे कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में स्थित मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडेराय ने बनवाई है। कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में स्थित है, मैसूर में, श्रवणबेलगोला में, या जो गोमतेश्वर है की मूर्ति चामुंडेराय ने बनवाई थी। अभी हम जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो MCQ थे वो हम अध्ययन कर चुके। अभी हम जो कल की क्लास और आज की क्लास थी उसका हम रिवीजन करते हैं कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। किस धर्म में हुए थे? जैन धर्म में। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषिवाद देव थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो भी कौन माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? उपदेश जो है बुद्ध के जो उपदेश थे किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को एक आयोजित किया गया था? कि पहले गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक है ये किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की। भरहुत से संबंधित कौन है? भरहुत से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जैन तत्व ज्ञान है जैन के बारे में संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसके द्वारा की गई थी? तो हम कहेंगे जी महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है वे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन से नंबर के तीर्थ करते? तो 24वें नंबर के थे। सबसे पहले वाले कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अभी हम अध्ययन किया था महावीर स्वामी को। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणु जो वर्त है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हम कहेंगे जी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म है। जैन धर्म का संस्थापक महावीर, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माना जाता है। जो पहले है ऋषभदेव और 23वें नंबर के तीर्थकर है वो पूछा जाता है तो वो है पार्श्वनाथ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। शैववाद किस धर्म का मूल आधार था?
वो था जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म किस ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 में हुई थी। किस वंश से संबंध रखते थे महात्मा बुद्ध? शाक्य वंश से संबंध रखते थे। शाक्य वंश से पिता का नाम सुयोधन था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो कौन सा क्या आंसर हमारा आएगा? तो बात करें इसमें, दमेक स्तूप स्थान है वो सारनाथ में। किसमें है जी? सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? कि जैन तीर्थकर है पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो वो जोड़ा था ब्रह्मचारी। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत सिद्धांत है वो अहिंसा था। यही बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस जगह है जी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? महावीर स्वामी ने जो 24 तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी दीक्षा दी थी? वो दी थी प्राकृतिक भाषा में। पाली भाषा में किसके द्वारा दी गई थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा। बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी गई थी वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। अजंता की चित्रकारियों की कहानी को दर्शाती है। अजंता की जो चित्रकारी किस कहानी को दर्शाती है? जातक कहानियों को दर्शाती है। भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध है या भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महावीर का मूल नाम था, महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो था वर्धमान इनका पुराना नाम था। जो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा के बाद, उपवास के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके बाद महावीर स्वामी कहलाए थे। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। जो जैन धर्म है वो प्राकृतिक भाषा से संबंध था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था वो था पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप पाली है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित था? महायान पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित था। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? महावस्तु। कौन सा था? महावस्तु। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कितने हुए? 24। कितने हुए? 24 हुए जी। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें नंबर की पार्श्वनाथ। 24वें नंबर के महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य है जैन धर्म से संबंधित। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? अंग शब्द का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? माउंट आबू है अगर दिलवाड़ा मंदिर है तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वो की गई थी राजगीर में। कहाँ की गई थी? तो आज जो हमने अध्ययन किया जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिंबिसार है वो किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक वंश के। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का।
सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? 356 ईसा पूर्व। सिकंदर ने आइडेस बीच के युद्ध में किसको हराया था? पोरस के राजा को। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध था। 16 महाजनपदों में एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बारी कि एक महाजनपद की राजधानी के बारे में। तो कौन सी राजधानी थी? तक्षशिला। प्राचीन भारत में जो संघों को श्रेणी कहते थे, किनकी श्रेणियों को संघ कहते थे? व्यापारियों की श्रेणी को। किसकी श्रेणी को जी? व्यापारियों की श्रेणी को। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। हमने एक बारी रिवीजन किया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में। कल जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद का भारत का इतिहास। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ये जो सेशन है हम हरियाणा सीएटी एग्ज़ाम, हरियाणा सीएटी जो एग्ज़ाम होने वाला है जून माह में, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री तैयारी हम इस चैनल पे करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन को प्रेरित करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस सेशन को हम यही विराम करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद का भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।